चलिए बच्चों, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का नेक्स्ट लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का जो फर्स्ट लेक्चर था, उस फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको किंगडम क्लासिफिकेशन बता दिया था। ठीक है, उस किंगडम क्लासिफिकेशन में मैंने आपको 2 किंगडम सिस्टम, 3 किंगडम सिस्टम, 4 किंगडम सिस्टम और मोस्ट एक्सेप्टेबल 5 किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय विटेकर को एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, तो विटेकर ने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, उसमें पहला किंगडम था मोनेरा, दूसरा किंगडम था प्रोटिस्टा, तीसरा किंगडम था आपका फंजाई, चौथा किंगडम था प्लांटाया और पांचवा किंगडम था एनिमलिया। ठीक है, तो जिसमें से मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई, ये 3 किंगडम आपको इस चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ना है। और इसके साथ आपको पढ़ना क्या है? इसके साथ आपको पढ़ना है वायरस और लाइकेन भी पढ़ना है। ठीक, तो चलिए एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, लाइकेन। ठीक, तो एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहले हम लोगों ने बात की किंगडम मोनेरा की। अब किंगडम मोनेरा में सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडेड हैं। ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आर इंक्लूडेड इन किंगडम मोनेरा। ठीक है, तो अब चूंकि सारे प्रोकैरियोटिक एनिमल्स और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हमेशा जब भी होंगे तो यूनिसेलुलर होंगे। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कभी भी मल्टी सेलुलर नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जो कि हमेशा ऑलवेज यूनिसेलुलर हैं, इनके सेल का एक स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल का डिटेल्ड कैरेक्टर मैंने इसके पिछले वाले वीडियो लेक्चर में आपको इसीलिए एक्सप्लेन कर दिया डायग्राम के माध्यम से, जो मेरे लाइव लेक्चर में था। ठीक है, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि इसमें मैंने सिर्फ कैरेक्टर्स को मेंशन किया है। इसका पूरा एक्सप्लेनेशन इसके पिछले वाले वीडियो लेक्चर में है। ठीक है, चलिए एक एक करके हम लोग डिटेल करते हैं, जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात करते हैं। तो किंगडम मोनेरा इट इंक्लूड्स ऑल प्रोकैरियोट्स, सारे प्रोकैरियोट्स हम इसमें इंक्लूड किए। दे आर ऑलवेज यूनिसेलुलर, बताया था मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में कि जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमेशा यूनिसेलुलर होते हैं। आपको एक भी एग्जाम्पल ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ कोई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है और वो प्रोकैरियोटिक सेल का बना है। ठीक है, दे हैव नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी जो इनका न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से नहीं सराउंडेड होता है। और ऐसे न्यूक्लियस को जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से नहीं सराउंडेड होता, उसे हम इंसिपिएंट न्यूक्लियस, न्यूक्लियाइड, जीनोफोर और इनकम्प्लीट न्यूक्लियस, ये सारे टर्म यूज़ करते हैं। ठीक है, पिछले वीडियो लेक्चर में ये सारी चीज़ें मैं डिस्क्राइब कर चुका हूँ। ठीक, अब जो जेनेटिक मटेरियल होता है इसमें, वो जेनेटिक मटेरियल होता है सर्कुलर डीएनए। दे हैव सर्कुलर डीएनए विदाउट हिस्टोन प्रोटीन। दे हैव सर्कुलर डीएनए, बीच में इस तरीके से डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए पाया जाता है विदाउट हिस्टोन प्रोटीन। ये प्रिमिटिव कैरेक्टर्स हैं। जितने भी कैरेक्टर्स आप देख रहे हैं, इनकम्प्लीट न्यूक्लियस वेयर न्यूक्लियस इज नॉट सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड डीएनए विदाउट हिस्टोन प्रोटीन, ये सब प्रिमिटिव कैरेक्टर हैं, क्योंकि जो प्रोकैरियोट्स हैं दे आर प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल्स। ये पहले इवॉल्व हुए, पहले आए और उसमें कुछ कमियां थी जिसको इम्प्रूव करके फिर यूकैरियोटिक सेल आए। ठीक है, तो यूकैरियोटिक सेल का डिटेल्ड कैरेक्टर हम लोग सेल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक, अभी हम सिर्फ यहाँ प्रोकैरियोटिक सेल का डिटेल कैरेक्टर पढ़ ले रहे हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट कैरेक्टर देखिए मोनेरा का। मोनेरा एज सेपरेट टैक्सोनॉमिक ग्रुप वॉज फर्स्ट गिवन बाय कोपलैंड, यानी पहली बार मोनेरा को एक सेपरेट ग्रुप के रूप में आइडेंटिफाई किया था किसने? कोपलैंड ने अपने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में। याद करिए, जो हैकल ने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, तो उस 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में हैकल ने क्या किया था कि जितने भी लोअर ऑर्गेनिजम्स थे, उन सारे लोअर ऑर्गेनिजम्स को किस में डाल दिया था? प्रोटिस्टा में डाल दिया था। किस में डाल दिया था? प्रोटिस्टा में।
बाद में जब कोपलैंड आए तो कहे भाई प्रोटिस्टा में एल्गा भी है, प्रोटिस्टा में बैक्टीरिया भी है, प्रोटिस्टा में फंजाई भी है, सब उसी में है, और प्रोटोजोन्स को भी हमने प्रोटिस्टा में रख दिया। तो उन्होंने कहा नहीं, ये गड़बड़ हो रहा है। प्रोटिस्टा में से उन्होंने जितने भी प्रोकैरियोट्स थे सबको निकाल करके एक अलग ग्रुप बना दिया, जिसे क्या नाम दिया, मोनेरा। यानी पहली बार 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में मोनेरा का कॉन्सेप्ट लेके आए कौन, कोपलैंड। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए। बैक्टीरिया वॉज फर्स्ट सीन बाय लीवेनहॉक, ये एक फैक्ट है जिसे आप याद करना है आपको, ठीक। हु नेम्ड इट, जिसे इन्होंने क्या नाम दिया था, एनिमलक्यूल्स, ठीक है। तो आप जब सेल वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ भी मैं आपको बताऊँगा। आपने एक इन्फॉर्मेशन पढ़ा होगा कि हु डिस्कवर्ड सेल, तो आपने इसका आंसर पढ़ा है रॉबर्ट हुक। तो एक बात समझिए, एक्चुअली जो रॉबर्ट हुक ने सेल खोजा था, वो रॉबर्ट हुक ने जो सेल खोजा था वो सिर्फ डेड सेल्स का कंपार्टमेंट्स था। कार्क का जो स्लाइस था उसमें सिर्फ डेड सेल्स का कंपार्टमेंट उन्होंने खोजा था। यानी जो उन्होंने सेल खोजा था वो एक्चुअली क्या था, डेड सेल था। क्या था, डेड सेल था। इसलिए कभी कभी कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है हु डिस्कवर्ड फर्स्ट लिविंग सेल, ठीक है। तो हु डिस्कवर्ड सेल पूछे तो आप रॉबर्ट हुक बताओगे, हु डिस्कवर्ड फर्स्ट लिविंग सेल पूछे तो आप क्या बताओगे, तब आप बताओगे ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक बताओगे, जिन्होंने फर्स्ट लिविंग सेल खोजा था जिसको नाम दिया था एनिमलक्यूल्स। और इसी फर्स्ट लिविंग सेल को फर्दर एक दूसरे साइंटिस्ट इरेनबर्ग, जिन्होंने नाम दिया बैक्टीरिया, मीन्स द टर्म बैक्टीरिया वॉज गिवन बाई इरेनबर्ग। नाम याद रखिएगा इनका, इरेनबर्ग। खोजा किसने था बैक्टीरिया को, लीवेनहॉक ने खोजा था, लेकिन बैक्टीरिया को बैक्टीरिया नाम किसने दिया था, वो इरेनबर्ग ने दिया था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए। मोस्ट एक्सटेंसिवली यूज्ड बैक्टीरियम वॉज मोस्ट एक्सटेंसिवली यूज्ड बैक्टीरियम फॉर स्टडी के पर्पज़ से जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला बैक्टीरिया है वो है इश्चेरिचिया कोलाई। क्या है, इश्चेरिचिया कोलाई। ऑकर्स इन इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन एंड कैटल, ऑकर्स इन इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन एंड कैटल। तो इश्चेरिचिया कोलाई को इसीलिए जनरली ह्यूमन बीइंग का मित्र आप कह सकते हैं, फ्रेंड बैक्टीरिया बोला जाता है, क्योंकि ये बहुत ही आप कह सकते हैं बेनिफिशियल भी होता है ह्यूमन के केस में। ठीक है, चलिए अब आगे जो है नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कैरेक्टर्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो कैरेक्टर्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल भी देखिए हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर में डिटेल पढ़ चुके हैं। मैं सिर्फ यहाँ आपको डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, लेकिन इसका डिटेल डायग्रामेटिक आप कह सकते हैं डिटेल पिछले वीडियो लेक्चर में मैं दे चुका हूँ। तो प्रोकैरियोटिक सेल का पहला जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, नो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। इसमें कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ये इस तरह के कोई भी सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, इवन इसका न्यूक्लियस भी सराउंडेड नहीं होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं। दे हैव सर्कुलर डीएनए विदाउट हिस्टोन प्रोटीन, इसमें सर्कुलर डीएनए होता है विदाउट हिस्टोन प्रोटीन। फिर नेक्स्ट पॉइंट है न्यूक्लियस इज नॉट सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसका न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं होता है, इसलिए ऐसे न्यूक्लियस को हम क्या कहते हैं, इंसिपिएंट न्यूक्लियस, इनकम्प्लीट न्यूक्लियस, न्यूक्लियोइड या जीनोफोर। ठीक है, और इनके पास जो राइबोसोम होता है वो 70S टाइप का राइबोसोम होता है, जबकि यूकैरियोट्स में 80S टाइप का राइबोसोम होता है। ठीक है, यूकैरियोट्स में जो डीएनए होता है उसमें हिस्टोन प्रोटीन होता है, प्रोकैरियोट्स में डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, ये डिफरेंसेज है। यूकैरियोट का जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है, यानी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। ठीक है, और जबकि राइबोसोम यूकैरियोट में 70S की बजाय 80S होता है। ठीक है, और 80S के साथ साथ 70S भी होता है, लेकिन 70S यूकैरियोटिक सेल के माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में होता है। ये सारा डिटेल हम लोग सेल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, इसलिए बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी सिर्फ आप चूँकि मोनेरा यहाँ आप क्लासिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है तो उसका सेलुलर डिटेल बहुत ज़रूरी नहीं है, फिर भी मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में प्रोकैरियोटिक सेल का पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको दे दिया, तो उसे देख लीजिएगा। उन्हीं पॉइंट्स को मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ, कुछ नया नहीं है यहाँ पे।
फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, दे हैव मीजोजोम मेम्ब्रेन फोल्डिंग स्ट्रक्चर, जिसपे रेस्पिरेटरी एंजाइम होता है विच हेल्प इन रेस्पिरेशन एज वेल एज, मैंने वहाँ बताया था कि मीजोजोम दो तरह का होता है, एक सेप्टल मीजोजोम और दूसरा पेरीफेरल मीजोजोम। पेरीफेरल मीजोजोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पिरेशन वाइल सेप्टल मीजोजोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल डिवीजन। ठीक है, तो वो मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है। उसके अलावा मेम्ब्रेन फोल्डिंग स्ट्रक्चर जिसपे पिगमेंट्स पाए जाते हैं और जो फोटोसिंथेसिस में मदद करता है उसे हम क्या कहते हैं, क्रोमैटोफोर्स। क्या कहते हैं, क्रोमैटोफोर्स। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक कैरेक्टर्स हैं प्रोकैरियोटिक सेल के। चलिए अब क्योंकि हमें क्लासिफिकेशन पढ़ना है तो थोड़ा क्लासिफिकेशन हम लोग देख लेते हैं। किंगडम मोनेरा को हम मेन 3 ग्रुप में पहले क्लासिफाई करते हैं। पहला ग्रुप है आर्की बैक्टीरिया। क्या है, आर्की बैक्टीरिया, जिसे हम एंशिएंट बैक्टीरिया भी कहते हैं और प्रिमिटिव बैक्टीरिया भी कहते हैं। तो ये जो आर्की बैक्टीरिया है, इस आर्की बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है इसमें कोई पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं होता है, जबकि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि जो बैक्टीरियल सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकन का बना होता है। तो एक्चुअली जो आर्की बैक्टीरिया के मेंबर्स हैं, अभी आगे हम लोग इनका कैरेक्टर डिटेल में पढ़ेंगे, ये सब हार्श कंडीशन में सर्वाइव करते हैं। इसलिए हार्श कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए इनका जो सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें कुछ आप कह सकते हैं केमिकल कंपोजिशन उसका कुछ डिफरेंट होता है, जिससे कि वो हार्श कंडीशन में सर्वाइव कर पाए, जिसको हम आगे डिटेल करेंगे। ठीक है, दूसरा जो ग्रुप है वो है यू बैक्टीरिया, जिसे हम ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं। तो हम ट्रू बैक्टीरिया किसे कहते हैं, ऑल द बैक्टीरिया विच हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। वो सारे बैक्टीरिया जिनका सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन का बना होता है, हम उन सबको यू बैक्टीरिया में इंक्लूड करते हैं। क्लियर है, और इन दोनों के बीच एक कड़ी है जिसे हम कहते हैं माइकोप्लाज्मा, जिसमें कोई सेल वॉल नहीं होता है। माइकोप्लाज्मा ऐसे मोनेरन्स हैं जिसमें कोई सेल वॉल नहीं होता है, इसलिए माइकोप्लाज्मा को हम जोकर ऑफ द मोनेरन्स, जोकर ऑफ द मोनेरन्स भी कहते हैं। जैसे जोकर अपना रूप बदल लेते हैं ना, वैसे ही चूंकि इनके पास सेल वॉल नहीं होता है तो ये रिजिड नहीं होते हैं, तो ये एक स्पेसिफिक शेप नहीं होता, ये अपना शेप बदल सकते हैं। मतलब ये पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं, एक तरह से बहरूपिया होते हैं समझ लो। तो ये क्या शो करते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं। चूँकि ये पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं, अलग अलग शेप शो करते हैं, इसलिए कहा जाता है कि दे बिहेव एज ए जोकर ऑफ मोनेरन्स, मोनेरन्स के जोकर कहे जाते हैं। क्लियर है, चलिए तो ये मेन 3 ग्रुप हुआ। आर्की बैक्टीरिया जो हार्श कंडीशन में सर्वाइव करते हैं, एंशिएंट बैक्टीरिया हैं जिनके सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं होता। वो बैक्टीरिया जिनके सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकन है उन्हें हमने यू बैक्टीरिया कहा, और जिनमें सेल वॉल नहीं होता उन्हें माइकोप्लाज्मा कहा। क्लियर है, और माइकोप्लाज्मा ही दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, पीपीएलओ प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म अभी आगे हम डिटेल करेंगे, अभी सिर्फ हम क्लासिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मेन हेडिंग की बात कर रहे हैं। तो मोनेरा को हमने 3 में ग्रुप में डिवाइड किया, आर्की बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा और यू बैक्टीरिया। क्लियर है, अब देखिए यू बैक्टीरिया को फर्दर हम क्लासीफाई करते हैं 2 ग्रुप में। यू बैक्टीरिया को फर्दर हम क्लासीफाई करते हैं 2 ग्रुप में, एक बैक्टीरिया नॉर्मल बैक्टीरिया और एक साइनोबैक्टीरिया जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गा भी कहते हैं। एक बैक्टीरिया नॉर्मल बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया में, यानी आप कह सकते हैं एक ऐसे बैक्टीरिया जो साइनोबैक्टीरिया से डिफरेंट हैं और जिनका सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन का बना है। अब देखो साइनोबैक्टीरिया का भी जो सेल वॉल वो पेप्टाइडोग्लाइकन का बना होता है, बैक्टीरिया का भी सेल वॉल यहाँ पेप्टाइडोग्लाइकन का ही बना है, दोनों ही यू बैक्टीरिया के मेंबर्स हैं। लेकिन साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गा को इसलिए अलग कर दिया गया क्योंकि ये साइनोबैक्टीरिया ये ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्या करते हैं, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं, जस्ट लाइक ग्रीन प्लांट्स के तरीके से ये फोटोसिंथेसिस के दौरान फोटोलिसिस ऑफ वाटर कहते हैं, जिसमें फोटोलिसिस ऑफ वाटर से ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट रिलीज होता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल हायर प्लांट्स के तरीके से फोटोसिंथेसिस करते हैं जिसमें ये ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और साथ ही साथ इसमें अबंडेंट क्लोरोफिल भी पाया जाता है। जबकि वहीं
बैक्टीरिया जो हैं उन बैक्टीरिया में कुछ फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं। तो जो नॉर्मल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया और फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं वो इस साइनोबैक्टीरिया से अलग होते हैं। क्यों होते हैं भाई? साइनोबैक्टीरिया के साथ हमने क्यों नहीं रखा उसको? क्योंकि ये जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया देखिए होते हैं, इनमें जो फोटोसिंथेसिस होता है वो एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होता है। एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस मतलब ऐसा फोटोसिंथेसिस जिसमें ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट नहीं निकलता है। और क्यों नहीं निकलता भाई? क्योंकि इस ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट बाई फोटोलिसिस ऑफ वाटर से निकलता है। यानी वाटर की स्प्लिटिंग होती है तो उस वाटर की स्प्लिटिंग में हाइड्रोजन को ले लेता है कार्बन डाइऑक्साइड और रिड्यूस हो जाता है ग्लूकोज में, जबकि ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट रिलीज हो जाता है। ठीक है, यानी अगर एक तरह से देखें तो इस ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस में वाटर बिहेव करता है एज ए हाइड्रोजन डोनर। ठीक है, तो एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस में देखिए जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं उसमें वाटर की जगह हाइड्रोजन सल्फाइड बिहेव करता है एज ए हाइड्रोजन डोनर। तो अब चूंकि हाइड्रोजन डोनर का काम जो हाइड्रोजन सल्फाइड कर रहा है तो इसमें एज ए बाई प्रोडक्ट, भाई हाइड्रोजन निकल गया तो बचा क्या? सल्फर। तो एज ए बाई प्रोडक्ट सल्फर निकलता है, ना कि ऑक्सीजन निकलता है। क्लियर है? और इनके पास जो पिगमेंट है उस पिगमेंट को हम बोलते हैं बैक्टीरियल क्लोरोफिल। ये बैक्टीरियल क्लोरोफिल नॉर्मल क्लोरोफिल से डिफरेंट होता है। नॉर्मल क्लोरोफिल से क्या होता है? डिफरेंट होता है। और बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस का डिटेल मैंने फोटोसिंथेसिस के लास्ट लेक्चर में एक्स्ट्रा शॉर्ट करके मैंने बनाया हुआ है, जिसमें नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस में कौन सा फोटो सिस्टम पाया जाता है, क्या पिगमेंट्स पाए जाते हैं, सारा मैंने मेंशन किया हुआ है। तो आप फोटोसिंथेसिस चैप्टर का जो लास्ट वीडियो लेक्चर है, मेरे ख्याल से वीडियो लेक्चर 13, वो अगर आप देखेंगे तो बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस और क्लियर हो जाएगा आपको। क्लियर है? तो देखिए यू बैक्टीरिया को इन्होंने साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गा और बैक्टीरिया में डिवाइड किया। अब बैक्टीरिया में कुछ जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं उन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया में डिफरेंस भी आपने देख लिया कि साइनोबैक्टीरिया में जो फोटोसिंथेसिस होता है वो क्या होता है? ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, क्योंकि यहाँ फोटोलिसिस ऑफ वाटर है। यहाँ हाइड्रोजन डोनर का काम कौन करता है? वाटर करता है। ठीक है, जबकि नॉर्मल जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है ये एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन डोनर का काम हाइड्रोजन सल्फाइड करता है, ना कि वाटर। तो यहाँ एज ए बाई प्रोडक्ट क्या निकलता है? सल्फर निकलता है, ना कि ऑक्सीजन निकलता है। उसके अलावा इनके पास जो पिगमेंट होता है उसे हम बैक्टीरियल क्लोरोफिल कहते हैं, जबकि यहाँ जो पिगमेंट है उसे हम नॉर्मल क्लोरोफिल कहते हैं। तो ये बिल्कुल प्लांट्स के तरीके से फोटोसिंथेसिस कर रहा है। क्लियर है? चलिए, अब जो बैक्टीरिया है उस बैक्टीरिया को देखिए फर्दर हमने ये बैक्टीरिया को फर्दर 4 क्लास में डिवाइड किया। यानी बैक्टीरिया को फर्दर हमने 4 क्लास में डिवाइड किया। वो 4 क्लास देखिए क्या हैं। एक तो हो गया ट्रू बैक्टीरिया। यही ट्रू बैक्टीरिया को, यानी यू बैक्टीरिया में ये जो ट्रू बैक्टीरिया है इसी को बहुत डिटेल में आपको पढ़ना है। बाकी एक्टिनोमाइसीट्स, एक्टिनोमाइसीट्स क्या होते हैं? एक्टिनोमाइसीट्स को हम बोलते हैं फंगस लाइक बैक्टीरिया, या उसी को बोलते हैं रे फंजाई। क्या बोलते हैं? रे फंजाई। तो हम लोग देखेंगे एक्टिनोमाइसीट्स के कुछ कैरेक्टर्स। इसको सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं कि एक्टिनोमाइसीट्स में बहुत से ऐसे मेंबर्स आते हैं जिनसे एंटीबायोटिक एक्सट्रैक्ट किया जाता है, एंटीबायोटिक निकाला जाता है। इसलिए कुछ एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग एक्टिनोमाइसीट्स के नाम हम याद कर लेंगे यहाँ पे, तो अभी आगे पढ़ेंगे। उसके अलावा एक ग्रुप है रिकेट्सिया। क्या है? रिकेट्सिया। रिकेट्सिया बेसिकली क्या होते हैं? दे आर मोस्टली ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट बैक्टीरिया होते हैं। ऑब्लिगेट मतलब कंपल्सरी, इंट्रासेलुलर माने विद इन सेल, कंपल्सरी सेल के अंदर रहने वाले पैरासाइट होते हैं। काफ़ी कुछ वायरस जैसे आप कह सकते हैं, वायरस भी तो इंट्रासेलुलर पैरासाइट, कंपल्सरी पैरासाइट होता है, तो उस तरह से कुछ ये बिहेव करते हैं। लेकिन वायरस तो कनेक्टिंग लिंक है लिविंग और नॉन लिविंग का, उसे हम ट्रूली लिविंग नहीं कहते हैं, लेकिन ये ट्रू लिविंग सिस्टम होते हैं। ठीक है, यहाँ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ये शो करते हैं। तो ये वायरस से डिफरेंट है, लेकिन एक जो सिमिलरिटी है वो ये है कि वायरस के ही आप कह सकते हैं बिहेवियर को, या उसके जैसे बिहेवियर को ये शो करते हैं। वायरसेस भी ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, इंट्रासेलुलर पैरासाइट होते हैं, और रिकेट्सिया के भी ज़्यादातर मेंबर्स ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट होते हैं। और जो लास्ट ग्रुप है वो है क्लैमाइडी। क्या है? क्लैमाइडी। क्लैमाइडी जनरली ग्राम नेगेटिव ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं जिनमें कोई एटीपी जनरेट करने वाला सिस्टम नहीं होता। दे हैव नो एटीपी जनरेटिंग सिस्टम।
इस वजह से ये होस्ट के एटीपी से काम चलाते हैं, क्योंकि इनके पास अपना खुद का एटीपी सिंथेसाइज या बनाने का कोई मैकेनिज़्म नहीं है, इसलिए होस्ट के एटीपी पे डिपेंडेंट होते हैं। इसीलिए हम इन्हें एनर्जी पैरासाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एनर्जी पैरासाइट भी कहते हैं। तो रिकेट्सिया और क्लैमाइडी के बारे में आपको जितना यहाँ इन्फॉर्मेशन मैं बता रहा हूँ बस इतना ही पढ़ना, बहुत डिटेल नहीं पढ़ना है। इवन एनसीईआरटी में एक्टिनोमाइसीट्स और ये सब भी नहीं दिया है, फिर भी मोनेरा से चूँकि सवाल पूछ लिए जाते हैं इसलिए मोनेरा को मैं थोड़ा डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अदरवाइज एनसीईआरटी में सिर्फ एक पेज में मोनेरा को ख़त्म कर दिया है, ठीक है। चलिए, तो ये आपके डिफरेंट ग्रुप ऑफ मोनेरेंस हो गए। तो ये डिफरेंट ग्रुप को हम एक एक करके डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आर्की बैक्टीरिया की। किसकी बात करेंगे? आर्की बैक्टीरिया की। फिर माइकोप्लाज्मा की बात करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे साइनोबैक्टीरिया की, ठीक है। और साइनोबैक्टीरिया के बाद फिर हम लोग बात करेंगे एक्टिनोमाइसीट्स की। और सबसे लास्ट में हम ट्रू बैक्टीरिया, जो मेन हमें पढ़ना है, जो हमें मेन पढ़ना है ट्रू बैक्टीरिया, उसको सबसे लास्ट में उसकी डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक है। बाकी सबके बारे में सिर्फ थोड़े थोड़े पॉइंट्स जानने हैं, इसलिए पहले हम सबको ख़त्म कर लेंगे और सबसे लास्ट में ट्रू बैक्टीरिया को डिटेल स्टडी करेंगे। क्लियर है? चलिए, तो अब एक एक करके हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आर्की बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया, रिकेट्सिया, एक्टिनोमाइसीट्स और क्लैमाइडी को डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू। बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे।